Hello students, I hope all of you are fine and I wish that all of you are doing your study on regularly basis and with at full attention. So now we are going to start our chapter number 2 of subject social and political life. Basically in this subject in social and political life we go through our constitution, we go through our society, we go through our political life. These will be covered in this subject. So now and today in the second chapter of this subject, basically we will go through the role of state government. Role of state government in healthcare. In healthcare. Role of state government इन हेल्थ केयर में गवर्नमेंट ने जो राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो उसका क्या रोल है, उसका क्या रोल होता है। तो आइए जानते हैं। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे बेटा, स्टेट एंड हेल्थ केयर, राज्य और स्वास्थ्य के बारे में। हेल्थ केयर इन इंडिया, जो आपका स्वास्थ्य है भारत में वो कैसा है। पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस, अब जो आपका एक तो सरकारी होता है, पब्लिक में जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है, ठीक है। दूसरा आपका होता है प्राइवेट जैसे कि आपके प्राइवेट डॉक्टर बैठ जाते हैं, हॉस्पिटल खोल लेते हैं और इसमें इलाज होता है। हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी, अब यहाँ पर बात है स्वास्थ्य और समानता की, स्वास्थ्य और समानता, तो इस बारे में भी हम इसमें जानेंगे। उसके बाद आता है आपका वर्क टू बी डन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिस्टम, द हेल्थ सिचुएशन। अब ये कहता है कि हमारे भारत में जो हेल्थ संबंधी, जो एक स्वास्थ्य संबंधी स्थिति है, उसको हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या काम किए जाने चाहिए, ठीक है। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपको पता है कि भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक संविधान है, जिसमें कि सभी पॉलिसीज़, सभी गाइडलाइंस लिखी हुई हैं कि भारत में जो एक सिटीज़न है उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अनुसार, इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल द सिटीजन्स। और इसमें कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये प्राथमिकता है, सबसे पहली ड्यूटी है सरकार की कि जो भी भारत का नागरिक है, हर एक नागरिक को स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, हर एक नागरिक का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक होना चाहिए, हर एक नागरिक बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए। हेल्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू फॉर एवरीवन इक्वली। और ये कहते हैं कि जो स्वास्थ्य है, जो सिटीजन का स्वास्थ्य है, वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। जो स्वास्थ्य है इंसान का, उसकी जो सेवाएं हैं वो सबको बराबर मिलनी चाहिए, उसमें कोई अपर और लोअर ग्रेड नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट्स द व्यू दैट द राइट टू हेल्थ इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आपके जो मौलिक अधिकार हैं, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स होता है बेटा कि जो सपोज करो एक सिटीज़न है, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है भाई, उसके लिए कहीं पर अपने बात रखना ज़रूरी है, ठीक है, अपना धर्म को मानना ज़रूरी है, अपने लिए एक जॉब ज़रूरी है, ये कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये कुछ मौलिक अधिकार हैं, और मौलिक अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण एक पार्ट है राइट टू हेल्थ, राइट टू हेल्थ। अब ये एक अधिकार है, मतलब आपके संविधान में लिखा हुआ है कि जो भारत के नागरिक हैं, हर एक नागरिक का ये अधिकार है, स्वास्थ्य सेवाएं उसको मिलनी चाहिए, उसका ये अधिकार है कि वो स्वस्थ रहे। और स्वस्थ कैसे रहेगा, जब उसको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जब इक्वली सब ट्रीट होंगे तब उसको ये राइट मिलेगा, उसका ये राइट का फ़ायदा होगा। इन अ डेमोक्रेसी, जैसा कि आपका एक गणतंत्र है, प्रजातंत्र है, द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो इसमें इन अ डेमोक्रेसी, जैसा आपकी इंडिया है, यहाँ पर सरकार से उम्मीद की जाती है, गवर्नमेंट से उम्मीद की जाती है कि ये हमेशा लोगों की भलाई का काम करेगी, ये हमेशा
लोगों के भले, लोगों के अच्छे के लिए काम करेगी। दिस कुड बी रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी ईटीसी। और ये काम क्या हो सकते हैं भाई? यह तो उनकी पढ़ाई का काम है, या उनके स्वास्थ्य का काम है, या उनको रोज़गार देने का काम है, या उनको मकान देने का काम है, रोड बनाने का काम है, बिजली पहुंचाने का काम है, पानी दिलाने का काम है। ये सारे काम आते हैं जो कि आपको लोगों की भलाई में शामिल है। ठीक है भाई, एक चीज़ बताओ, मान लो कोई गांव है, उसके लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वहाँ पे पढ़ाई का कोई स्कोप भी नहीं है, तो क्या वो आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, मान लो किसी गांव में जनसंख्या है और वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट का कोई हॉस्पिटल, कोई क्लिनिक नहीं है, बहुत दूर पड़ता है, तो इससे क्या होगा? वहाँ का डेथ रेट ज़्यादा होगा, वहाँ पे लोग ज़्यादा मरेंगे। क्यों? इलाज नहीं मिलेगा तो मरेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे कही गई है कि सरकार से यह उम्मीद की जाती है, और सरकार का यह काम है कि वो अपने देश के लोगों के, अपने समाज के लोगों का भला करे, उनके लिए अच्छा काम करे, उन सबको पढ़ाने की सुविधा दे, स्वास्थ्य बढ़ाने की सुविधा दे, रोज़गार दे, उनके लिए मकान बनाए। जैसे अभी मान लो मोदी जी की मकान की योजना चल रही थी प्रधानमंत्री में, ठीक है ना, सबको मकान दिए गए थे। या इतने सारे रोड्स बन रहे हैं, सारे हाईवे बन रहे हैं, ये भी डेवलपमेंट है। बिजली हर जगह पहुंचाई जा रही है, ये भी एक डेवलपमेंट है। तो ये करना चाहिए। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी शैल नो मोर अबाउट हेल्थ केयर एंड इट्स रिलेटेड प्रॉब्लम। इस चैप्टर में हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में पढ़ेंगे और उनसे जुड़ी हुई जो कमियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्निपेट है, अ पॉइंट टू रिमेंबर। इसमें आपको दो चीज़ें पता लगेंगी। सबसे पहले तो आपको पता लगेगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब शुरू किया गया था, कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1948 में। कब? ध्यान रखना, WHO कब बनाया गया था? 1948 में। यहाँ पे लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 1948 में WHO की स्थापना की गई थी, इसको बनाया गया था। और आपसे दो क्वेश्चन यहाँ हो गए। एक तो फुल फॉर्म ऑफ WHO विच इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एंड इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 1948 में। ठीक है, हेल्थ वाज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये कह रहा है कि 1948 में जब WHO स्थापित किया गया तो उस समय जो हेल्थ की डेफिनेशन थी वो थी कि एक इंसान को शारीरिक तौर पर, फिजिकली, मानसिक तौर पर, मेंटली और सामाजिक तौर पर, सोशली बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। वो दिमाग का भी ठीक हो, वो शरीर से भी स्वस्थ हो और समाज में भी उसकी एक अच्छी स्थिति हो। इसको एक हेल्दी सिटीजन कहा जाता था। नोट में सिर्फ ये नहीं था कि भाई उसको कोई बीमारी ना हो या उसमें कोई कमजोरी ना हो, उसको सिर्फ बीमारी और कमजोरी से दूर करने के लिए नहीं, बल्कि उसको कहा जाता था कि भाई अगर समाज में उसकी अच्छी स्थिति है, उसका शरीर अच्छा है, उसका मानसिक स्तर अच्छा है, तो वो हेल्दी है, तो वो हेल्दी है, ये कहा जाता था। सिर्फ ये नहीं कि भाई इसको बुखार जुकाम कोई बीमारी नहीं है तो ये हेल्दी है, नहीं। अगर उसके सोसाइटी में एक अच्छी रेपुटेशन थी, अच्छी उसकी स्थिति थी, दो पैसे अच्छा कमाता था, तो वो होता था कि वो हेल्दी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो हमारी राज्य की नीतियां हैं, जो हमारे संविधान में जो राज्य की कुछ नीतियां हैं, उन नीतियों के क्या सिद्धांत हैं, उन नीति स्टेट पॉलिसी के क्या निर्देशक सिद्धांत हैं, क्या काम उन्हें करने चाहिए, क्या क्या उनको आदेश दिए हुए हैं, वो सब हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड द गाइडलाइंस टू इस्टेब्लिश लॉज फॉर द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। संविधान है जो भारत का, उसने बहुत सारी गाइडलाइंस, बहुत सारे दिशा निर्देश, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हुए हैं। किसके लिए? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और जो गाइडलाइंस होती हैं, जो दिशा निर्देश होते हैं, इनको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी किसको कहा जाता है? द गाइडलाइंस विच established laws for the central and the state government. Those guidelines
which establish laws for the central and the state government is known as directive principles of state policy. याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. These guidelines are meant to promote. अब जो इन गाइडलाइंस है, जो दिशा निर्देश है, जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के, इनका काम है टू प्रमोट, बढ़ावा देना, सोशल वेलफेयर बाय इम्प्रूविंग द सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. कि जो भारत के नागरिक हैं, जो भारतीय हैं, उनकी स्थिति, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो सामाजिक स्थिति हो, उसमें सुधार करने की, तो आप समझिए कि समाज कल्याण को बढ़ावा देने का काम इन गाइडलाइंस में बताया गया है. अब समाज का कल्याण कैसे होगा भाई? जब समाज में रहने वाला इंसान, समाज में रहने वाला नागरिक अच्छा कमाएगा, अच्छा रहेगा, तभी तो समाज का कल्याण होगा. तो उसके लिए क्या क्या करना है, ये कुछ पॉलिसीज यहाँ पर बताई गई हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं. पहला है सिक्योरिंग एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल द सिटीजन्स. कि जितने भी नागरिक हैं, सबके लिए पर्याप्त रिसोर्सेज होने चाहिए भाई. उसको जीवन यापन करने के लिए, जीवन बिताने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो पर्याप्त होनी चाहिए. प्रोवाइडिंग ऑल द रिक्वायर्ड मटेरियल रिसोर्सेज फॉर द कॉमन पीपल. अब जो आम आदमी है, उसको सभी रिसोर्सेज मिलने चाहिए, एंश्योरिंग, यह पक्का होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को, चाहे वो एक महिला हो चाहे पुरुष हो, या पुरुष हो, सबको अपनी मेहनत का बराबर हर्जाना मिलना चाहिए, बराबर पैसा मिलना चाहिए. ये ना हो कि नहीं यार, ये अच्छा मेरा खास है, इसको मैं दे देता हूँ 10,000 रुपये, ये अच्छा, ये नहीं, ये तो ऐसे ही है, ठीक है मैं इसको 2,000 रुपये देता हूँ. हर एक व्यक्ति को अपने काम का सही पैसा और सबको बराबर पैसा मिलना चाहिए. ऐसा ना हो कि महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग. सिक्योरिंग द राइट टू एजुकेशन. भाई सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको पढ़ा लिखा होना चाहिए, सबको काम मिलना चाहिए, और सबको पब्लिक असिस्टेंस मतलब कि सरकारी मदद, गवर्नमेंट को सबकी बराबर मदद करनी चाहिए. टू ऑल द अनएम्प्लॉयड एज, मतलब जो बेरोज़गार हैं, जिसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, जो बीमार हैं, और ख़ास तौर से मतलब जो कुछ फिजिकली हैंडीकैप हैं, जो स्पेशल पीपल हैं, स्पेशल एबल्ड पीपल हैं, जिनके शरीर में कोई दिक्कत है, तो वो उनको सबको बराबर क्या मिलना चाहिए? पब्लिक असिस्टेंस, सरकारी मदद मिलनी चाहिए. ठीक है, आपने देखा होगा कि भाई बेरोजगारों के लिए बहुत सी स्कीम आती है, रोजगार योजना आती है, तो वो सब आपका क्या है? पब्लिक असिस्टेंस है. प्रिवेंटिंग चाइल्ड अब्यूज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स. कि जो बाल पीड़ित है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको उत्पीड़न दिया जाता है कि चलो भाई उनको पकड़ के उनसे मजदूरी कराते हैं, या उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, उस पर रोक होनी चाहिए. प्रिवेंट मीन्स रोकना. चाइल्ड अब्यूज, बाल उत्पीड़न रोकना चाहिए. और जो काम है करते हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका शोषण नहीं होना चाहिए. शोषण कैसे? कि मान लो वो काम कर रहे हैं 8 घंटे और आप उनको दे रहे हो 200 रुपये, 1000 रुपये महीना, तो ये क्या है? उनका शोषण है. उनको फैसिलिटी ना देना, उनका ध्यान रखना, ये उनका एक्सप्लॉयटेशन है. तो इस पर हमें रोक लगानी चाहिए. प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज इन द रूरल एरियाज. अब जो ग्रामीण इलाके हैं, जो गांव हैं, आपके गांव में कहीं ना कहीं जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है बेटा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मतलब छोटे स्तर पर ऐसा काम जो आप एक घर में, एक कमरे में भी कर सकते हो, उसको आप कॉटेज इंडस्ट्री कहते हो. तो ये कहता है गांव वालों को हमें इस तरफ खींचना चाहिए, गांव वालों के लिए हमें इस काम को बढ़ावा देना चाहिए कि भाई ये लो, आप अपने घर में ये काम शुरू कर सकते हो. लास्ट है इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड एनहेंस द स्टैंडर्ड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड एट ऑल. कि जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ केयर से रिलेटेड जो स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं सरकार के द्वारा, उनमें भी हमें बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है, उसको अच्छा करने की ज़रूरत है. और जितना भी न्यूट्रिशन है
उसका भी बेहतर क्वालिटी देने की हमें जनता को, इंसान को, नागरिक को देने की ज़रूरत है। ठीक है। सो देयर आर सम directive principles of state policies. You should remember all of these. Now come to the next point, healthcare in India. अब भारत में जो हेल्थ केयर है, भारत में जो आपका स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कैसी हैं, इसके बारे में आप इस पैरे में जान सकते हैं। ठीक है, आइए। हेल्थ केयर इन इंडिया, भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। हेल्थ केयर इन इंडिया इज प्रोवाइडेड बाय ए यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम। भारत में जो स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं वो एक सार्वभौमिक, यूनिवर्सल मतलब एक मेन प्लेस, एक मेन ग्रुप है, एक मेन सिस्टम है, उसी के द्वारा सबको स्वास्थ्य सेवाएं निर्धारित की जाती हैं। इट इज़ रन बाय द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। और ये जो सेवाएं हैं ये राज्य सरकार के द्वारा, जो राज्य हैं उनके द्वारा, या जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके द्वारा चलाई जाती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स ऑल द स्टेट्स टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो संविधान है वो सभी राज्यों को कहता है कि भाई तुम अपने राज्य का, अपने जगह का जो न्यूट्रिशन लेवल है उसको बढ़ाओ, जो पोषक तत्व है उसको बढ़ाओ, एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल, और जो यहाँ के लोग हैं उनका जीने का तरीका भी थोड़ा ऊंचा करो, उनको भी थोड़ा अच्छी स्थिति में लेकर आओ। द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ इज अमंग इट्स प्राइमरी ड्यूटीज़। अब जो पब्लिक हेल्थ है, जो पब्लिक का स्वास्थ्य है, जो पब्लिक है, जो जनता है, जो यहाँ के नागरिक हैं, उनके स्वास्थ्य को भी इम्प्रूव करने का तुम्हारा सबसे मुख्य काम है। सबसे ज़रूरी काम जो है आपके, उनमें आपकी जनता का स्वास्थ्य भी है कि आपके जो राज्य में लोग हैं वो बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी। द नेशनल हेल्थ पॉलिसी was endorsed by the parliament in 1983 and updated in 2002। ये कह रहा है कि NHP, नेशनल हेल्थ पॉलिसी को एंडोर्स किया गया था 1983 में पार्लियामेंट के द्वारा। जो सदन बनते हैं, जो सदन हैं, जो ये राज्यसभा, लोकसभा, जो पार्लियामेंट है, इन सभाओं में क्या होता है कि ये पास की गई 1983 में और इसको अपडेट किया गया 2002 में। इट वाज अगेन अपडेटेड और 2017 में दोबारा फिर अपडेट किया गया। 2002 में अपडेट किया गया, फिर 2017 में फिर अपडेट किया गया। द फोर मेन अपडेट्स इन 2017 मेंशन द नीड to focus on the growing burden of non-communicable disease, on the emergence of the robust healthcare industry, on growing incidence of unsustainable expenditure due to healthcare cost, and on rising economic growth, enabling enhanced fiscal capacity। ये कह रहा है कि 2017 में 4 मुद्दे थे, 4 मेन पॉइंट थे जिनको ध्यान में रखते हुए हेल्थ पॉलिसी को अपडेट किया गया था। और इसमें जो मेन डिसीज़ थी वो थी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। किसका? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आपने आयुष्मान भारत योजना का नाम सुना होगा। आपने आयुष्मान भारत योजना का नाम सुना होगा। ये योजना 2018 में लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आयुष्मान भारत नाम से एक योजना लॉन्च की गई थी। इसमें लोगों का बीमा होता था, इसमें लोग बीमार अगर हो जाए तो उनका इलाज फ्री होता था और अब भी होता है। जिसके पास आयुष्मान कार्ड है उनका इलाज अब भी फ्री होता है। तो ये पॉलिसी जब अपडेट की गई 2017 में, उसमें कहा गया कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए अप्लाई है। और इसके साथ ही साथ ये इसलिए किया गया था कि भाई जब मान लो आप बीमार पड़ जाते हो और हॉस्पिटल में जाते हो तो आपका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। फिजिकल कैपेसिटी, आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप ज़्यादा पैसा लगा सकें, और लेकिन फिर भी इलाज कराना ज़रूरी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये अपडेट किए गए थे। और सरकार ने यहाँ पर लोगों को फ्री बीमा भी दिया। मात्र 30 रुपये, मात्र 12 रुपये साल में 2-2, 3-3 लाख रुपए का बीमा सरकार ने लोगों को दिया है। तो आप देख सकते हैं कि हेल्थ केयर के सिस्टम को सुधारने के लिए कितना प्रयास सरकार कर रही है। और प्रयास कर रही है क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है।
क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है। हमारे संविधान में कहा गया है कि भाई सरकार की पहली जिम्मेदारी अपने नागरिकों को स्वस्थ रखने की है, उनको पढ़ाने लिखाने की है, उनको रोजगार देने की है। लेकिन अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो वो पढ़े लिखेगा कैसे, और पढ़े लिखेगा नहीं तो भारत आगे बढ़ेगा कैसे। ठीक है दोस्तों, तो अपनी पढ़ाई पे बहुत ध्यान लगाओ। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता रहता हूँ कि पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स इन इंडिया। भारत में जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत क्लिनिक्स हैं और बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी हैं। इट ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग ए पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। और इससे जो सरकारी स्वास्थ्य समाज सेवाएं का जो तंत्र है, जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है, जो सरकारी समाज सेवा देने वाला सिस्टम है, इसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस, अनुभवी लोग और ज्ञानी लोग ही इसमें काम करते हैं। जो भाई आपके सरकारी डॉक्टर हैं उनको बहुत ज़्यादा अनुभव होता है, ऐसे नहीं कोई भी सरकारी बन जाता। भाई आपको पता है आजकल का टाइम कितना हार्ड है कि अगर आपको सपोज छोटे से भी गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज लेनी पड़ती है, और उन सब के बाद तभी आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। देयर इज ए सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट इन ऑल द स्टेट्स। हर जगह पे, मान लो आप अभी शामली की बात करें तो शामली में आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है। मान लो आप गांव की बात करें तो वहाँ पे आशाएं होती हैं, आपका छोटे छोटे क्लिनिक होते हैं, ठीक है, ब्लॉक होते हैं, तो उनमें आपको ये फैसिलिटी दी जाती है। इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ ए लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, जो हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, ये सब आपके जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसके बहुत बड़े तबके को, उसके बहुत बड़े ग्रुप को ध्यान में रखकर उनका इलाज करते हैं। स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस एंड अर्बन एरियाज। अब ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या ये जो हेल्थ सेंटर्स हैं, ये भारत के लगभग सभी गाँव में फैले हुए हैं। भाई कहीं पर अगर हॉस्पिटल नहीं है तो वहाँ पे हेल्थ सेंटर है, अगर कहीं पे सेंटर से ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल बनाए हुए हैं। तो ये फैसिलिटी भारत के हर एक गाँव में, शहरों में, हर जगह पर देने की कोशिश की गई है। वी कैन रफली डिवाइड द वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन 2 कैटेगरीज। अब हम नॉर्मली जो ये कैटेगरीज है हेल्थ केयर की, इसको 2 भागों में, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज़ पब्लिक हेल्थ सर्विस, अदर इज़ प्राइवेट हेल्थ सर्विस। पब्लिक हेल्थ सर्विस मीन्स जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं, पब्लिक हेल्थ सर्विस मीन्स जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं, और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी जो एक प्राइवेट, एक इंडिविजुअल व्यक्ति देता है, एक इंडिविजुअल इंसान देता है। मान लो आपका मैक्स हॉस्पिटल है बड़ा, मेरठ में सुभारती है, शामली में ये बोहरा बहल है, ये सब प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी देते हैं। सरकारी अस्पताल, हेल्थ सेंटर, ये गवर्नमेंट फैसिलिटी देते हैं, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज देते हैं। आपने देखा ना कि पब्लिक के लिए तो सर्विस का नाम दिया गया है और प्राइवेट के लिए फैसिलिटी दी गई है, ठीक है। पब्लिक के लिए सर्विस है, उसकी सेवा है, वो सेवा करता है। आप जाओ सरकारी अस्पताल में, आपकी एक छोटी सी स्लिप बनेगी जो सिर्फ 1 रुपये की होगी, क्योंकि वो सर्विस कर रहा है भाई, सेवा कर रहा है आपकी। 1 रुपये में क्या होता है, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग 1 रुपये की आपकी स्लिप बनाते हैं और डॉक्टर के पास भेज देते हैं। वहीं पर अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो फैसिलिटी, और फैसिलिटी में क्या, आप जाओगे 500 रुपये का पर्चा, 1000 रुपये का पर्चा, इतना कॉस्टली पर्चा बनता है, इतना कॉस्टली स्लिप बनती है, इतना कॉस्टली आपका वहाँ पे एंट्री होती है, ठीक है। तो ये फ़र्क है सर्विसेज और फैसिलिटीज़ में। नाउ वी विल come to the point, public health services. Public health services. The public health service is a chain of health centers and hospitals run by the government. अब जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है, ये बेसिकली वो चेन है हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स की जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं। दे आर लिंक टुगेदर टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। ये दोनों ही, हेल्थ सेंटर भी और आपका हॉस्पिटल्स भी, ये आपस में लिंक होते हैं, जुड़े होते हैं, चाहे आप रूरल की बात करो या अर्बन की बात करो, ग्रामीण की बात करो या शहरी की बात करो।
इट प्रोवाइड्स ट्रीटमेंट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। और ये आपके शरीर में जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनको ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट करते हैं। फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विसेज, चाहे आपको आम नज़ला जुखाम हो जाए उसका इलाज करते हैं, या कुछ ज़्यादा गंभीर समस्या कैंसर, ब्लड कैंसर, साइटिका, एक्सीडेंट कुछ भी हो जाए उसका इलाज भी ये आपको करते हैं। फ्री हेल्थ केयर इज प्राइमरी हेल्थ केयर इज प्रोवाइडेड बाय सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड रूरल प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। अब जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, जो मुख्य तौर पर जो आपका स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सिटी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के द्वारा, मान लो आपका शामली है, ये डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पे आपका एक क्या है, हॉस्पिटल है, तो ये आपको फैसिलिटी, आपको सर्विस देता है। वहीं पर अगर गांव की बात करें तो वहाँ पर हेल्थ सेंटर्स हैं जिसको आप PHCs कहते हैं, तो ये आपको सर्विस देता है। दीज हॉस्पिटल्स प्रोवाइड ट्रीटमेंट विदाउट एनी फीस। और आपने देखा है कि भाई जब भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो सिर्फ ₹1 चार्ज करता है, बाकी जो आपका दवाई है उनका भी चार्ज वो नहीं लेता है। सो ये क्या है, विदाउट एनी फीस, कोई फीस नहीं देनी होती। एट द विलेज लेवल देयर इज ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर विद ट्रेन डॉक्टर्स, नर्सिस एंड बेसिक फैसिलिटीज़। अब जो आपका गांव में ग्रामीण स्तर पर जो आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो हेल्थ सेंटर होते हैं, वहाँ पर भी वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेंड डॉक्टर आपको मिलेंगे। वहाँ पर भी आपको अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर और अच्छे अनुभवी नर्सिस ही आपको वहाँ मिलेंगी। दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस, और उनको इतना एक्सपीरियंस दिया जाता है भाई अगर कोई नॉर्मल बीमारी हो, कोई आम बीमारी हो जाए तो वे उसका इलाज अच्छे से कर लेते हैं। दे वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और जो ये नर्सिस होती हैं, जो ये ट्रेंड डॉक्टर होते हैं, ये एक सुपरवाइज़र के अंडर काम करते हैं, इन पर निगरानी रखते हैं। कौन? प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर्स। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनके डॉक्टर इन पर निगरानी रखते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ फोकस्ड ऑन इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ मेलन्यूट्रिशन, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, पोस्ट नेटल केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन इलनेस। अब जो आपकी प्राइमरी हेल्थ केयर जो मुख्य स्वास्थ्य सेवा है, इसका काम क्या है, ये मेन काम करती है आपको इम्यूनाइजेशन करने का, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का, अगर आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर कम है उसको इंक्रीज़ करने का। प्रिवेंशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन, अगर खाने की कमी से आपके शरीर में कमजोरी आ जाए, आपके शरीर में खाने की वजह से कमी आ जाए, तो उसको रोकने का काम इसका है। प्रेगनेंसी के दौरान भाई जब गर्भवती महिला होती है तो उस गर्भ के समय इनको मेन जो विटामिन चाहिए होते हैं, प्रोटीन, कैल्शियम, वो सब ये प्रोवाइड कराते हैं। मुख्य काम है कि भाई जो प्रेगनेंसी के दौरान महिला को कोई भी दिक्कत ना हो जाए। चाइल्ड बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है तब ध्यान रखा जाता है। पोस्ट नेटल केयर, उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद भी उनको कुछ समय के लिए ये अपने सुपरविज़न में रखते हैं। एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन इलनेस, और मान लो कोई आम बीमारी हो जाए, कॉमन इलनेस हो जाए, तो उसके लिए भी ये लोग इलाज करते हैं। पेशेंट्स हु रिक्वायर स्पेशलाइज्ड केयर और हैव कॉम्प्लिकेटेड इलनेस आर रेफर्ड टू सेकेंडरी एंड टर्सरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स। ये कह रहा है कि पेशेंट्स हु रिक्वायर, वे मरीज जिनको खास इलाज की ज़रूरत होती है, जिनकी स्थिति सही नहीं होती हो, मान लो स्थिति इनके हाथ से बाहर होती है, तो ये उनको आगे रेफ़र कर देते हैं। ये रेफ़र करते हैं सेकेंडरी लेवल पर। भाई प्राइमरी हेल्थ केयर तो हमने बता दिया एक विलेज लेवल पर होता है, उसके बाद सेकेंडरी लेवल होता है। सेकेंडरी लेवल को रेफ़र करते हैं जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट और तालुका, ज़िले में जो डिस्ट्रिक्ट और तालुका हेडक्वार्टर है उनमें रेफ़र करते हैं। अगर वहाँ पे भी कंट्रोल नहीं होता तो टर्सरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स जो होते हैं, जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स में और स्टेट हेडक्वार्टर में होते हैं, जो आपके डिस्ट्रिक्ट और स्टेट हेडक्वार्टर में होते हैं, वहाँ पर उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर उनका ट्रीटमेंट वहाँ पर चलता है, क्योंकि वहाँ पर कंपैरेटिवली फैसिलिटी ज़्यादा है विलेज हेल्थ केयर सर्विस से। ठीक है, ये ध्यान रखना। सो यहाँ पर 3 हेल्थ केयर स्टैंडर्ड आपको दिखाई दिए, एक प्राइमरी हेल्थ केयर, एक सेकेंडरी हेल्थ केयर
और एक टर्सरी हेल्थ केयर। प्राइमरी जो विलेज लेवल पर है, सेकेंडरी जो तालुका हेडक्वार्टर्स हैं, और टर्सरी जो आपका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट हेडक्वार्टर है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आर मेड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाए जाते हैं। दीज हॉस्पिटल्स सुपरवाइज ऑल द हेल्थ सेंटर्स। और ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये सभी हेल्थ सेंटर्स को सुपरवाइज करते हैं, सभी हेल्थ सेंटर्स की देखरेख करते हैं, उसको बड़े ध्यान से निगरानी करते रहते हैं। लार्ज सिटीज़ हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। अब जो लार्ज सिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, उनमें बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल्स मिलते हैं। बड़े बड़े शहरों में, लार्ज सिटीज़ जो बहुत बड़े शहर हैं, जैसे आपका मान लो आप दिल्ली की बात कर लो, ठीक है, सो दिल्ली में बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ सेंटर इज़ टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज़। अब जो दूसरा इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है पब्लिक हेल्थ सेंटर का, वो क्या है कि डिसीज़ को फैलने से रोकना। कोई बीमारी चली वो ज़्यादा ना फैले। भाई मान लो आपको पता था कि वह पोलियो चली, ठीक है, सो पोलियो को रोकने का काम, आपको पता है कि आप घर पे पोलियो पिलाने वाले आते हैं, तो ये गवर्नमेंट का स्टेप है कि भाई पोलियो ज़्यादा ना फैले, इसलिए वो पहले ही उसको प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कोलेरा, डायरिया, चिकनगुनिया etc। ये सब बीमारी हैं, इनको रोकने का काम गवर्नमेंट करती रहती है। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अनुसार, इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल। ये पहले आपको बता चुका हूँ, संविधान में लिखा हुआ है कि सरकार का पहला काम, पहला फ़र्ज़ ये है कि जितने भी नागरिक उसके अंडर आते हैं उनको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। और गवर्नमेंट को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो इंसान के जीने का अधिकार है उसको कैसे बचाया जाए, उसका लाइफ हम ऐसे ही वेस्ट ना कर दें, उस लाइफ को हम कैसे बचा सकते हैं, यह भी गवर्नमेंट का काम है। द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन। सुप्रीम कोर्ट कहती है, या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार की पहली जिम्मेदारी ये है कि मान लो अगर किसी को इमरजेंसी में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट उसको वह ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराए, उसमें कोई डिले ना करे, जिससे कि उसकी वजह से, गवर्नमेंट के ट्रीटमेंट की लापरवाही की वजह से वह इंसान अपना जीवन ना खो दे। ये ध्यान भी गवर्नमेंट को रखना है। हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी फॉर प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट। अब जो हॉस्पिटल्स हैं या जो उसका मेडिकल स्टाफ है वो ध्यान रखे कि वो अपना काम समय पे करता रहे और जो ज़रूरी ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड कराता रहे। किसका काम है? ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट के द्वारा चलते हुए पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम का काम है। कुछ स्निपेट यहाँ पर दिया गया है। द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजन्स। जो हेल्थ सर्विस है उसको पब्लिक कहते हैं बहुत सारे कारणों से, इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स। जैसे कि बोला गया है कि हर एक नागरिक को, हर एक रहने वाले इंसान को स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। द गवर्नमेंट हैज़ इस्टेब्लिश्ड दीज हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स। अब जो ये गवर्नमेंट है ये हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स बनाए, अगर कहीं पर नहीं है तो वहाँ पर बनाए। ऑल्सो द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दीज सर्विसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मनी दैट वी द पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्सेज। अब जैसे कि इनको बनाने में पैसे चाहिए, ठीक है, मान गए भाई इनको बनाने में पैसे चाहिए, लेकिन पैसा तो पब्लिक आपको देती है, पैसा तो पब्लिक आपको देती है टैक्स के रूप में। आप जो पब्लिक से टैक्स लेते हो उस टैक्स का इस्तेमाल तो यहीं पे करोगे। हैंस सच फैसिलिटीज़ आर मेंट फॉर एवरीवन। और यही कारण है कि जो ये फैसिलिटीज़ हैं ये सबके लिए बराबर है और ये सबको मिलनी चाहिए, और ये सबको मिलनी चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़, देयर इज़ ए वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ इन आवर कंट्री। भाई आपको पता है गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में
एक प्राइवेट क्लिनिक खुला हुआ है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी खुला हुआ है, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स, और बहुत सारे डॉक्टर हैं जो अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं। अगर आप देखोगे गली में आपको एक दो क्लिनिक तो मिल ही जाएंगे, थोड़ा 2-4 गली छोड़ दोगे तो एक हॉस्पिटल मिल जाएगा। इन द रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स RMPs काम करते हैं। अर्बन एरियाज़ में बड़े नंबर में, बड़े तादाद में, बड़ी मात्रा में डॉक्टर्स काम करते हैं जो कि आपको खास तरह की सर्विस देते हैं। देयर आर मैनी हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ओन, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं जिनको एक इंसान, एक डॉक्टर ने खोला हुआ है और उसका सारा फ़ायदा वही उठाता है। देयर आर मैनी लेबोरेटरीज, बहुत सारे लेबोरेटरीज हैं, जैसे कि मान लो आपको भाई अपना ब्लड चेक कराना है, ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, कहता है भाई अपना ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट करा के ले आओ। तो ये बहुत सारे टेस्ट होते हैं, स्पेशल फैसिलिटी, जैसे मान लो एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, इन सब के लिए लेबोरेटरी चाहिए। वो लेबोरेटरी भी प्राइवेट फैसिलिटीज़ में आती है। बट अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विस, पेशेंट्स हैव टू पे a lot of money for every service that they avail in these private hospitals और नर्सिंग होम्स। लेकिन जैसे कि मान लो आप पब्लिक हॉस्पिटल में गए, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, 1 रुपये की आपने वहाँ पे स्लिप कटाई, डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने आपका ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट लेकर आप बाहर आए, आपने मेडिसिन ले ली, कोई पैसा नहीं देना पड़ा, अपना घर आ गए। लेकिन जहाँ बात प्राइवेट हॉस्पिटल्स की आती है, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ की आती है, जब आप जाओगे तो मिनिमम छोटा 500 to 600 के अराउंड आपका स्लिप बनेगी, ठीक है। आपका नेम एंटर किया जाएगा, उसके बाद आप वहाँ से इलाज कराओगे। मान लो आपको एडमिट होना पड़ गया, तो एडमिट होने के लिए आपको पर डे का चार्ज, पर डे 1000 से लेकर और 20,000 तक चार्ज होता है, वो चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। ये डिफरेंस है आपका पब्लिक और प्राइवेट में। देयर आर बिग कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल्स, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी हैं जो हॉस्पिटल को चला रही हैं। वाइल सम आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो दवाई को बनाने और बेचने में बिजी है, जो दवाई को बनाने और बेचने में बिजी है। मेडिकल शॉप्स आर फाउंड एट एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, और आप अगर घर से निकलोगे तो लगभग हर कॉर्नर में आपको एक मेडिकल शॉप, एक मेडिकल स्टोर मिलेगा। आपको एक मेडिकल शॉप या मेडिकल स्टोर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये बात है फैसिलिटी की, ये बात है हेल्थ की, और हेल्थ के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। इसलिए आपको हर जगह पर, हर मोड़ पर आपको स्वस्थ रखने के लिए काम किया जाता है। ये कुछ चीज़ें थी जो हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी फंक्शंस हैं जो गवर्नमेंट कहती है और गवर्नमेंट करती है। अदर फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, जो आपकी राज्य सरकार है, उसके और भी बहुत सारे काम हैं, वो आप समझिए कि वो काम क्या है। पहला काम है लैंड रिफॉर्म्स, जो भूमि सुधार है, जो भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स। द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर फार्मर्स एंड प्रोवाइड्स दैम विद नेसेसरी फैसिलिटीज़ टू इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशन। बहुत सारे गरीब किसान हैं जिसके पास बहुत कम, थोड़ी ज़मीन है, तो उनकी अच्छाई के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी मदद के लिए सरकार को काम करने चाहिए। सरकार को बहुत सारी फैसिलिटी उनको मुहैया करानी चाहिए, उनको फैसिलिटी देनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि कुछ राज्य हैं, मान लो केरल है, केरल में क्या है प्रोवाइडेड देयर लैंडलेस फार्मर्स विद देयर ओन लैंड्स फॉर कल्टीवेशन। गवर्नमेंट जो वहाँ पर किसान हैं, जहाँ ज़मीन नहीं है, उनको अपनी ज़मीन दे देती है कि लो भाई तुम इन पे खेती करो। बट टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ एक्सप्लोटेशन, लेकिन कोई शोषण ना हो, इसको रोकने के लिए द लिमिट हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन द ओनरशिप ऑफ लैंड। कोई शोषण ना हो, शोषण मीन्स भाई किसी के पास मान लो 1 बीघा ज़मीन है, किसी के पास 100 बीघा ज़मीन है, तो जो 100 वाला है वो 1 बीघे को कैसे देगा, अरे इसके पास तो कुछ भी नहीं, बेचारा गरीब। तो ऐसा ना हो, तो केरल में क्या किया हुआ है कि वहाँ पर लिमिट फिक्स की हुई है, लिमिट फिक्स कर देनी चाहिए कि भाई इससे ज़्यादा ज़मीन आपके पास नहीं होगी, जिससे कि वो एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके। दिस इज़ नोन एज लैंड रिफॉर्म, और इसको कहा जाता है लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार। क्या रिफॉर्म किया गया भाई? एक के पास तो 1000 एकड़ ज़मीन हो गई, एक के पास बेचारे की 1 बीघा 1 एकड़ भी नहीं है,
तो उनको इक्वल करने के लिए उन्होंने फिक्स कर दिया कि भाई किसी के पास इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं होगी, जिससे कि बड़े वाला छोटे वाले को एक्सप्लॉइट ना कर सके। सेकंड है एजुकेशन। देयर आर मैनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस एट द डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज लेवल्स दैट आर रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। आपने देखे होंगे बहुत सारे सरकारी स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं, गाँव में भी शहरों में भी। दिस सर्व शिक्षा अभियान इज एम टू एंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन मस्ट रिसीव एलिमेंट्री एजुकेशन। और एक अभियान चलाया गया सर्व शिक्षा अभियान। इस अभियान का क्या मोटो था कि हर एक बच्चे को एलिमेंट्री प्राथमिक शिक्षा जरूर मिले। हर एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा होती है बेटा, शुरुआत की जो पढ़ाई है अप टू 5th अप टू 8th, ये उसको जरूर मिले, वो इससे वंचित न रहे। टू वर्क ऑन दिस पाथ, इस काम को करते हुए द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव एंड आर ऑल्सो स्टिल ओपनिंग स्कूल्स इन रिमोट एरियाज ऑफ द स्टेट्स। और इस अभियान को जारी रखने के लिए, इस अभियान को सपोर्ट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट अब भी उन जगह पर जहाँ पर अब तक कोई स्कूल नहीं था, कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, वहाँ पर नए नए स्कूल बनाए जा रहे हैं। कुछ जगह ऐसी जहाँ पर स्कूल बंद हो गए थे, उन पर दोबारा रिनोवेट करके, उनको ठीक करके दोबारा स्कूल को अच्छा बनाकर और दोबारा वहाँ पर उन लोगों को बुलाया जा रहा है, बुलाने की कोशिश की जा रही है। इट ऑल्सो वर्क्स टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंडक्ट टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम्स। और जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन के लेवल को इम्प्रूव करने के लिए अपने टीचर्स का भी एक प्रोग्राम चलाती है, जिसमें उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बातें बताई जाती हैं। जहाँ पर पढ़ाना है उस स्कूल की स्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, उसको इम्प्रूव किया जा रहा है। तो ये सारे काम एजुकेशन के फील्ड में आपकी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है या उसको करने चाहिए। एक है आपका राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 को एक एक्ट आया, जिस एक्ट का नाम था राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, कि एक बच्चे को बिल्कुल फ्री शिक्षा दी जाएगी, जो ज़रूरी शिक्षा है वो उसको दी जाएगी। It is the duty of the government to provide elementary education to all the children from the age of 6 to 14। सरकार कहती है, संविधान आपका कहता है कि सरकार को 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे के लिए जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो शुरुआती पढ़ाई है, वो सरकार को उस बच्चे को करा देनी चाहिए। ये उसका अधिकार है, किसका? उस बच्चे का। और ड्यूटी किसकी है? सरकार की ड्यूटी है। द गवर्नमेंट पेज फॉर ऑल द नेसेसिटीज टिल द चाइल्ड कंप्लीट्स 8 years ऑफ हिज और हर स्कूलिंग। और ये कह रहा है कि सरकार पे करती है, सरकार देती है उस बच्चे को सभी ज़रूरी चीज़ें जब तक वो 8 साल का नहीं हो जाता। जैसे कि मान लो बच्चा स्कूल गया, बेचारा गरीब है, नहीं उसके मम्मी पापा का कैपेबल नहीं है उसको कुछ देने के लिए, तो वो क्या करते हैं, उनको किताबें मुफ्त देते हैं, बैग देते हैं, उनको वहाँ फ्री पढ़ाते हैं, उनको यूनिफॉर्म देते हैं, ये सब चीज़ें उनको दी जाती हैं। और तो और आपने मिड डे मील सुना होगा, तो उनको दोपहर का खाना भी वहीं दिया जाता है, राशन दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है उन बच्चों को। अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंडर नो चाइल्ड कुड बी डिनाइड द राइट टू एजुकेशन एंड कुड नॉट बी आस्क्ड टू राइट एनी एडमिशन टेस्ट। अब इस एक्ट में यह कहा गया कि भाई कोई भी बच्चा आए उसको आप पढ़ाने से मना नहीं करोगे और किसी भी बच्चे का आप कोई टेस्ट नहीं लोगे, सिर्फ उसको पढ़ाओगे। पढ़ाने के बाद भले ये एग्ज़ाम लो, पढ़ाने के बाद तो एग्ज़ाम लेना ही है, लेकिन कोई बच्चा आ रहा है आप उसको मना नहीं करोगे। और अगर कोई बच्चा अभी टेस्ट नहीं देना चाहता तो उस टेस्ट के लिए आप उसको फोर्स नहीं करोगे। द स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन ऑल्सो हैव द सेम राइट्स एज दैट ऑफ अदर चिल्ड्रन। अब अगर कुछ बच्चे फिजिकली हैंडीकैप हैं, जिसको आप स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन कहते हैं,
ठीक है, उनके शरीर में कोई कमी है तो उनके भी वही अधिकार हैं जो एक सही बच्चे के हैं। सब बच्चों के, चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप हो, स्पेशली एबल्ड हो, चाहे नॉर्मल हो, सबके लिए इक्वल राइट्स हैं। राइट टू एजुकेशन इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल इन इंडिया। अब भारत में जो राइट टू एजुकेशन है वो एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है भारत के लोगों के लिए। राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है भारत के लोगों के लिए। एजुकेशन एंड हेल्थ गो हैंड इन हैंड। जैसे कि आपको पता है कि स्वस्थ शरीर, तेज दिमाग। भाई अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो ही आपका दिमाग तेज दौड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो शिक्षा है और जो स्वास्थ्य है वो दोनों साथ साथ हाथों में हाथ डालकर चलते हैं। भाई अगर आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर, जैसे कि आपको हम कहते रहते हैं कि बेटा अच्छा खाना खाया करो, अच्छे से रहा करो, बिल्कुल न्यूट्रिएंट खाते रहा करो, ठीक है, दूध पिया करो, तो वो किस लिए कहते हैं, जिससे कि आपका शरीर अच्छा हो। और जब शरीर अच्छा होगा तो आपका माइंड भी अच्छी स्पीड से काम करेगा। जब माइंड काम करेगा तो आप एजुकेशन भी अच्छे कर पाओगे, नॉलेज भी आप गेन कर पाओगे और आपके माइंड में चीज़ें स्टेबल भी रहेंगी। तो ये कहता है कि एजुकेशन एंड हेल्थ गो हैंड इन हैंड, दोनों साथ साथ चलते हैं। हेल्थ एजुकेशन इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। और एजुकेशन का सबसे मेन पार्ट जो है वो है हेल्थ एजुकेशन। बच्चों को उनके स्वास्थ्य रहने की जो शिक्षा है वो भी देनी चाहिए। हाउ दे बिकम हेल्दी, यह भी आपको उनको बताना चाहिए। यह भी उनको पता होना चाहिए कि भाई क्या खाने से हम स्वस्थ रह सकते हैं, हमारे लिए क्या ठीक है क्या नहीं, इसका भी आपको उन्हें बताना चाहिए। इन 1996 the Kerala government allocated 40% of the entire state budget to panchayats to make sure that proper planning was done for drinking water, food, women's development and education। 1996 की बात है, जो केरल गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट केरल की, उन्होंने यह कहा था कि भाई लो 40% ऑफ एंटायर स्टेट बजट। भाई मान लो अगर राज्य के पास 100 रुपये हैं तो 100 रुपये में से 40 रुपये हम लोग हमारे राज्य के जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनके ऊपर लगाएंगे, उनको शुद्ध पानी देंगे, उनको खाना देंगे, महिलाओं का विकास करेंगे और सबको एजुकेशन देंगे। 40% बहुत बड़ा अमाउंट होता है बेटा स्टेट बजट का, ठीक है। सो स्टेट बजट का 40% केरल गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग वुमेन्स डेवलपमेंट पे लगाएंगे, फूड पर लगाएंगे, ड्रिंकिंग वाटर को अवेलेबल कराएंगे और एजुकेशन के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। और दिया किसको? पंचायत को दे दिया। कोस्टा रिका वन ऑफ द हेल्थिएस्ट कंट्रीज इन सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका की एक, सेंट्रल अमेरिका जो आपका है उसका एक छोटे से कंट्री है जिसका नाम है कोस्टा रिका। अब कोस्टा रिका सबसे स्वास्थ्य वाले देशों में से एक है। इसका विश्वास ये है, बिलीव दैट अ कंट्री हैज़ टू हैव हेल्दी एंड एजुकेटेड पीपल फॉर इट्स डेवलपमेंट, कि अगर एक देश में जो उसके नागरिक हैं वो बिल्कुल हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं और पढ़े लिखे हैं, तो उसका जो देश है वो ऑटोमेटिक डेवलपमेंट करेगा, ऑटोमेटिक तरक्की करेगा, ऑटोमेटिक सबसे आगे पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग हेल्दी भी हैं और वहाँ के लोग पढ़े लिखे भी हैं। It decided not to have an army and instead spend the money on health, education and other basic needs of the people। ये decided not to have, यह डिसाइड किया गया, यह सोचा गया, यह निश्चय किया गया कि आर्मी की ज़रूरत नहीं है, आर्मी के ऊपर पैसा मत लगाओ, आर्मी जो सेना है उसमें पैसा मत लगाओ। जो पैसा लगाना है वो अपने देश के लोगों के स्वास्थ्य पर लगाओ, एजुकेशन पर लगाओ और जो बाकी दूसरी चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, आवश्यकताएं हैं, उन पर पैसा लगाओ। पढ़ाई पर लगाओ,
उनकी हेल्थ पर लगाओ और जो ज़रूरी आवश्यकताएं हैं उन पर लगाओ, सेना पर लगाने की जरूरत नहीं है। भाई अगर पढ़े लिखे होंगे, स्वस्थ होंगे तो सेना तो आप कभी भी खड़ी कर लो, है कि नहीं। तो इस तरफ उन्होंने कहा कि इस तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, और ये था आपका राइट टू एजुकेशन। अब इसके साथ साथ ही कुछ ग्लोसरीज आपको बता देता हूँ, कुछ टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स, वो आप समझ लो। पब्लिक सर्विस जो मैंने आपको बताया था, दोज इंस्टीट्यूट, दोज एक्टिविटीज, दोज सर्विसेज विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती हैं वो आपकी पब्लिक सर्विस होती है। प्राइवेट सर्विस वो सर्विस जो एक इंडिविजुअल या एक कंपनी के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती हैं। एक इंसान, मान लो भाई आप हैं, ठीक है, श्री रमेश जी हैं, रमेश जी ने अपना ही एक हॉस्पिटल बना दिया। मान लो मैं हूँ, मैंने अपना एक हॉस्पिटल चला दिया, उसका जो प्रॉफिट होगा सारा मेरा है, तो वो प्राइवेट सर्विस है। वो क्या है? प्राइवेट सर्विस है, ठीक है। कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है? दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये वो बीमारी हैं जो एक से दूसरे को फैल जाती हैं। मान लो टीबी है, अगर किसी बंदे को टीबी है और आप उसके टच में आ गए, आप तो आपको भी टीबी हो जाएगी। कम्युनिकेबल डिसीज़ है। मान लो आपने देखा होगा किसी को खांसी हो रही है और आप उसके टच में आ गए तो आपको भी खांसी हो जाएगी, क्योंकि वो कम्युनिकेबल डिसीज़ है, ठीक है। वो कुछ पानी से फैलती हैं, इसलिए आपको कहते हैं ना भाई खांसी है तो भाई किसी का झूठा खाना मत खाओ, किसी का पानी मत पियो, इस तो उससे बच के रहते हैं, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स क्या है? स्टेप्स टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स, किसानों की स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए, किसानों की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो कदम उठाती है उनको हम कहते हैं लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यू शुड रिमेंबर ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। सो वॉच दिस वीडियो either twice, thrice, 4 times, how much time you want you can watch this. So it's enough for today. This chapter is over. Now we will meet in the next chapter with the next topic. So till then, bye bye, have a nice day. Thanks to all of you.